चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। देखो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि वो उतना मैटर नहीं करता है अभी क्योंकि हम कुछ नए टाइप के प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे इस क्लास में, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 10th से बेसिकली स्टार्ट होते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी तो बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाती है, 6th 7th क्लास से। एक फॉर्मूला है जो हमने 9th में 10th में 11th में भी काफी हद तक किया था। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये सब हम जानते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में होती है। अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। ये तो इवेंट है, एक ऐसा ही होता है ई डैश या फिर ई पे बार लगाते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस पी ऑफ ई होता है। या फिर ऐसे समझो इस फॉर्मूले को, किसी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा फिर ये चीजें जस्टिफाई होंगी। जहां पे ई डैश को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ओके, तो ये बेसिक है प्रोबेबिलिटी के। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लिया एक डाइस को थ्रो किया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? डाइस को सिंगल थ्रो किया है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो मैं पहला पूछता हूं, एक इवेंट बनाता हूं, इवन नंबर ऑन द थ्रो। तो इसमें कौन कौन से आउटकम होंगे ई में? 2 4 6। तो अब मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ई का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ई, इन द सेट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल है। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फिर फेवरेबल आउटकम के लिए जो सेट बना है उसमें कितने मेंबर हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। एस का मतलब सैंपल स्पेस। तो ये हो गया 3/6, कट के आ गया 1/2। अब देखो मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं। अब मैं बोलता हूं एक नया इवेंट भी मैंने डिफाइन किया है, एफ, ऑड नंबर ऑन द थ्रो। तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा? क्या क्या उसमें होंगे आउटकम्स? क्या क्या होंगे? 1 3 और 5। तो अगर मैं ऑड नंबर की निकालूं प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। दिस इज 3/6 1/2। अब जो ऑड है ये तुम्हें माइंड में सोचना है, क्या ये वाला ऑड इवन का कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ऑड में जो आउटकम्स हैं वो इवेंट ई के कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो चीजें होती हैं, ई यूनियन एफ, ये सैंपल स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ये यही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ऐसे केस में ई और एफ को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जो इसमें है वो उसमें नहीं होगा और दोनों मिला के सैंपल स्पेस हो जाना चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। चाहो तो पी एफ ऐसे निकाल लो, या फिर पी ऑफ एफ निकालने का एक मेथड भी था, 1 में से माइनस कर लो किसको, मतलब पी एफ जो है वो एक्चुअली में ई डैश है, मतलब ई का डैश वही तो एफ है। जैसे इस
सेट के लिए, सेट की बात करो, अगर ई डैश निकालना हो, ई डैश क्या होगा, सैंपल स्पेस माइनस ई, यही तो होगा, है कि नहीं? तो ये एफ ही तो आएगा, यस सर। ये एफ आएगा, है ना? तो एफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी ई डैश की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ई एंड एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसी सिचुएशन में। अब जैसे मान लो मैं एक नया इवेंट डिफाइन करता हूं ई, अ प्राइम नंबर, तो क्या क्या होंगे आउटकम, 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालें ई का, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 मतलब 1/2। ओके, अब कोई बोले कि एक नया इवेंट बनाओ एफ, वो रखो कंपोजिट नंबर्स, तो इसमें क्या क्या आउटकम होंगे, कंपोजिट नंबर में क्या क्या होंगे, 4 एंड 6, यही तो होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 2/6 मतलब 1/3। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट 1 जो है वो ना तो इवेंट, ना तो प्राइम में आ रहा है ना कंपोजिट में आ रहा है। 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वाला केस है। तो हियर ई एंड एफ आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। सो इस केस में P ऑफ E प्लस P ऑफ F विल नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ F, ये कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि E एंड F कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो दो चीजें फॉलो होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, दो चीजें फॉलो होनी है। दो एलिमेंट्स को, दो इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोलेंगे जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए और उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए। ओके, चलो ये कॉपी कर लो, ऊपर हेडिंग बना लेना, ये बेसिक्स हैं। अभी मैं 12th की प्रोबेबिलिटी पे आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ये बेसिक्स चल रहे हैं अभी, ये सब हमको पता होना चाहिए। अब देखो, अब कॉइन्स को टॉस करने में कैसे आउटकम्स लिखते हैं, कैसे उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये समझो कि एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम होंगे, हेड होगा या टेल होगा? तो ये नंबर ऑफ आउटकम निकालने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है कॉइन के टॉसिंग के केस में। फॉर्मूला होता है 2 to the power n। 2 जहां पे एक सिंगल कॉइन के पास कितनी पॉसिबिलिटी है वो बताता है, और n नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सिंगल कॉइन टॉस किया 2 का पावर 1, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, h और t। अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करो तो कितने आउटकम्स होंगे, 2 स्क्वायर मतलब 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4 होंगे, और सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी टी एच और टी टी। अब देखो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है, जैसे इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो एच एच की, एच एच की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एच एच तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो कितना 1/4 हो गया। 1/4। अब देखो ये 1/4 आता कैसे, 1/4 कैसे आता है? मैंने क्या पूछा, हेड हेड, मैंने ये कहा हेड, पहले थ्रो पे हेड आए एंड दूसरे थ्रो पे भी हेड आए, यही तो पूछा है ना? तो एंड का मतलब तुमने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा है ना कहीं? और का मतलब ऐड होता है, नहीं याद दिलाता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो एंड बी में हाँ, भी हो, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स लिखना है इसमें। और ए यूनियन बी, या तो ए में हो लाइक और हाँ बी में हो हाँ, या ए में बी हो में बी हो। में हो, और हाँ दोनों में हो तो सिर्फ एक बार लिखना है उसको, बस, तो ये वही चीज है। अब वरना वो देखो हेड मल्टीप्लाई एंड हो जाता हेड, है। अब ये बताओ मुझे
एक कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड आया या टेल आया, इन दोनों में से कुछ और तो नहीं होगा। अब सिंगल कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ये हेड एंड हेड है, तो आंसर होगा 1/4। बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब बोला जाए एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, एटलीस्ट वन हेड में रेड से मैं सर्कल करता हूं, कम से कम एक हेड हो। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 3/4। ये हो गया। तो ये कैसे आ रहा है देखो, 3/4 हो गया ना। अब कैसे आ रहा है 3/4 वो देखो। एटलीस्ट वन हेड में क्या क्या होगा, हेड एंड टेल, या तो पहला वाला ये हो सकता है, और ये नहीं हुआ, चलो ये हो जाए तो भी हम बोलेंगे एटलीस्ट वन हेड हो गया। क्या, टेल एंड हेड। ये भी नहीं हुआ, चलो ये हो जाए और टेल टेल हो जाए। बात समझ आ रही है? ये क्या लिखा है, कहाँ एंड लिखा है, कहाँ और लिखा है, क्या मतलब है इन सब चीजों का? यस सर। या तो मान लो ये वाला पेयर आ जाए, रुक जाओ, या तो मान लो ये आ गया तो हम बोल देंगे एटलीस्ट वन हेड वन टेल आ गया। ये नहीं आया, चलो मान लो ये वाला आ गया कहीं, क्योंकि कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं, मान लो पहली बार में टेल आ गया और दूसरी बार में हेड आ गया, तो भी हम बोल देंगे कि हाँ एटलीस्ट वन टेल हो गया। ये भी नहीं हुआ, चलो मान लो ये हो जाए, क्या, पहली बार में टेल हो गया, दूसरी बार में भी टेल हो गया, तब तो हम बोल देंगे कि हाँ एटलीस्ट वन टेल हो गया। चलो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें। आंसर 3/4 है, बट वो वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। पहली बार हेड आए तो 1/2, सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल इक्वली लाइकली है। 1/2 इंटू 1/2 और प्लस टेल फिर 1/2, हेड फिर 1/2 और प्लस फिर 1/2 इंटू 1/2। जरा सॉल्व करो, 1/4 1/4 1/4 3/4। तो ये एक्सियोमेटिक अप्रोच है, कहीं कहीं पे हमको ये चीज भी चाहिए होती है, इसकी जरूरत भी पड़ती है। ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो Yes, sir. थ्री कॉइन्स को टॉस करने पे क्या आउटकम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं दिखा देता हूं। क्योंकि अभी तो 4 कॉइन्स के भी आएंगे तो लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। 3 कॉइन्स को टॉस किया तो पहले 2 का पावर 3 8 आउटकम्स बनेंगे। चलो एक काम करो, जरा कॉपी पे लिखो ईमानदारी से, सैंपल स्पेस बनाओ जरा इसका, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हेल्प करता हूँ। मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है, कोई भी फेल नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। लिखो जरा ईमानदारी से। चलो लिख लिए तो बताओ, कोई इसमें मिस हुआ, कोई कंफ्यूजन है, लिखने में टाइम लगा या डर लग रहा है कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई रिपीट तो नहीं हो गया? सर लाइक इसमें तो दिक्कत नहीं है, बट वो जब डाइस वाइस का आएगा तब थोड़ा होगा। लाइक चलो इसमें ठीक तो है, सिर्फ 8 से तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरे पास एक मेथड है, देखो अगर बट एक तुम्हें बार पता बता हो, दो अपना वाला भी। अगर तुम्हें पता होगा तो अच्छी सर बात है, इसमें नहीं ऐसे तो होता है ना, हेड टेल लिखना होता है, मतलब एक ऑर्डर होता है। अच्छा चलो कुछ कुछ पता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, पहले 8 आउटकम्स है ना, तो पहले नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लो, कितने आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस निकाल लो पहले। 8 है, 8 को हाफ करो, 4 आया, तो यहाँ 4 टाइम्स हेड्स लिखो और 4 टाइम्स टेल्स लिखो। मतलब कैसे आ रहा है, 8 को हाफ किया तो 4 आ गया, 4 को फिर हाफ करो, 2 हो गया, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, 2 को फिर हाफ करो 1, तो हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स, हो गया। इसमें कुछ भी मिस नहीं हुआ है, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, हर चीज एक बार है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एच 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 टी एच सर टी एच, हाँ मैंने लाइक थोड़ा अपने मेथड से किया है। मैंने ना सबसे पहले HHH और TTT लिख दिया है एक लाइन में, फिर हर थर्ड लास्ट एलिमेंट को मैं चेंज करता जा रहा था। ठीक है, सपोज T है तो H कर दिया, H है तो TO कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो भी तरीका है वो फॉलो करो, अगर तुम्हें उससे समझ में आता है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है तो उसको यूज करो, कोई बुराई नहीं है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? यस सर, ये तो क्लियर यस है। सर। चलो एक काम करो, जरा 4 कॉइन्स को टॉस करने पे, क्योंकि है इसलिए मैं करवा रहा हूं इसको भी, 4 कॉइन को टॉस करने पे जरा लिख के दिखाओ आउटकम्स। मैं ग्रीन से लिखता हूं, ठीक है। 4 कॉइन्स को जरा अपने मेथड से लिख के देखो तो अभी। 2 का पावर 4, 16 आउटकम्स होंगे, जरा लिखो अपने मेथड से। मैं लिखता हूं अपने वाले से। जब हो जाए तो बोल देना। सर आपके मेथड से जल्दी हो गए, अच्छा, तो मैं लिख लिया सारे। लिख लिए? हाँ। तो लिखने में जो टाइम लगेगा बस वही है, इसमें सोचना तो है नहीं। तो ये 16 आउटकम्स बन जाएंगे, कुछ भी रिपीट नहीं होगा और कुछ भी मिस नहीं होगा, हर चीज हमने कवर कर ली है। तो इस तरीके से आउटकम्स लिखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिया करो, उसको हाफ हाफ करते हैं जब तक 1 नहीं मिल जाता है। कॉइन के टॉसिंग में बहुत कमाल की टेक्निक है। और ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूं करने के लिए, थोड़ा माइंड लगेगा इसमें, सोच के समझ के करना। ओके, लिखो इस क्वेश्चन को। कॉइन इज टॉस्ड 20 times. Find the probability of not getting all tails together. जरा ये करके दिखाओ, थोड़ा माइंड लगेगा, ठीक है। कर लो फिर बताओ मुझे। ये है, देखो इसमें क्या है। हाँ, वो 1/2 के 22 आ गया उस मेथड से जो आपने कराया था अभी। करेक्ट करेक्ट। तो ये टेक्निक से कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होगा 2 का पावर 20। अब सारे आउटकम लिखेंगे तो नहीं, इतने तो स्मार्ट हैं हम लोग की लिखेंगे नहीं इसके सारे आउटकम्स को। अब क्या है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑल टेल्स टुगेदर। कहने का मतलब हमें एक इवेंट बना लिया ई, जो है गेटिंग ऑल टेल्स टुगेदर। तो ई डैश हमको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? देखो कितनी बार भी टॉस करो सारे टेल्स तो एक ही होंगे फेवरेबल आउटकम में। जैसे 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, चलो 2 बार टॉस किया, सारे टेल्स एक ही आउटकम है। 3 बार टॉस किया, ऑल टेल एक ही होगा। 4 बार किया, एक टेल एक ही बार होगा, मतलब ऑल टेल एक ही बार होगा। तो 20 बार टॉस करें तो भी सारे के सारे टेल तो एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी, तो इसकी होगा 1/2 का पावर 20। बट हमें क्या चाहिए, ई डैश चाहिए। ई डैश क्या होगा? नॉट गेटिंग ऑल टेल्स टुगेदर, नॉट गेटिंग ऑल टेल टुगेदर, ठीक। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस 1/2 का पावर 20। बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का पावर 20 माइनस 1/2 का पावर 20। अब इसको सॉल्व मत करने लगना, ठीक है। ये आंसर है तुम्हारे लिए, 1 मार्कर इस टाइप का आ सकता है। 4 ऑप्शन देगा, ये भी रहेगा उसमें, और तुम जो पहली बार बोले थे ना अभी 1/20, वो भी रहेगा। तो सोच के समझ के चलो आगे चले। यस सर। अब देखो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं।
12th की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़े अलग टाइप की है। 12th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग टाइप की है तो वैसे प्रोबेबिलिटी ही, और ऐसा होगा कि तुम एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, बट तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आएगा। किस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं वो शायद समझ में ना आए। एक चीज है, इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, पैराग्राफ तुमको लिखना पड़ेगा, हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 3/8, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड पार्ट उसका 4/7, इस तरीके से आंसर लिखते हैं, सीधे 0 मिलता है। तुम्हें क्या करना है, इवेंट को डिफाइन करना है, सैंपल स्पेस बनाना है अगर पॉसिबल है तो। सैंपल स्पेस में कभी कभी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स लिखने नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, बस एक्सप्लेन करना है, फेवरेबल आउटकम जो है वो बनाने हैं। तो बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसका मतलब ये नहीं प्रोबेबिलिटी बहुत बस ऑब्जेक्टिवली सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। खुद सोचो, 1 लाइन 2 लाइन लिखने के या 1 वर्ड लिखने के तुम्हें कोई 5 नंबर तो नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, तुम खुद नहीं दोगे। तो जब खुद नहीं दोगे तो फिर एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि 1 वर्ड में आंसर लिखोगे तुम्हें फुल मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। 12th की प्रोबेबिलिटी में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। पहली एक्सरसाइज जो होगी बहुत सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन करवा के मैं बाकी होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तुम लोग के लिए असाइनमेंट है, वो टास्क है। देखो समझो इसको क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे कॉइन को टॉस किया जा रहा है। टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, एग्जाम्पल क्लियर होगा फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। सैंपल स्पेस बनाते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट, इसमें से एक इवेंट लेते हैं E1। E1 को डिफाइन कैसे किया हमने, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। चलो इसमें क्या क्या आउटकम होंगे एग्जैक्टली 1 हेड में, एग्जैक्टली 1 हेड तो हेड टेल, टेल हेड, बस यही 2 होंगे। ये ई है मान लो। एक दूसरा इवेंट एफ बनाते हैं, उसको बोलते हैं एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो क्या क्या होगा आउटकम देखो, कम से कम 1 हेड, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूजन मत रखना। तो ये हो गया एफ का, है ना। अब तुमसे कहा जाए पी ई डैश ई अपॉन एफ, इसको कैसे पढ़ते हैं, पी ई अपॉन एफ। क्या मतलब होता है इसका, देखो इसका मतलब होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर निकालते हैं फिर उसको समझेंगे। ई अपॉन एफ, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इससे निकालेंगे अभी। उससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं समझने के लिए। थोड़ा एक्सियोमेटिक अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पे। पी ऑफ ई, देखो ऐसे देख के क्या लगता है पी ऑफ ई कितना आएगा, ई में कितने एलिमेंट हैं 1 2, तो 2/4 1/2, 1/2, और एफ का कितना होगा 3/, 3/4। करेक्ट। ये एक्चुअली 2/4 था, कट के 1/2 हुआ है। कैसे आ रहा है ये 1/2, देखो ई में क्या क्या है, हेड एंड टेल और टेल एंड हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं।
कैसे हो सकता है इवेंट ई कंप्लीट? एग्जैक्टली वन हेड, मतलब एक ही हेड आना चाहिए। पहले बार थ्रो करने पे मान लो हेड आ जाए, एंड दूसरे बार थ्रो करने पे फिर टेल आए तो ही बोलेंगे वन हेड। या तो ये हो जाए, या फिर पहली बार थ्रो करने पे मान लो टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आना ही चाहिए, तो एंड, मतलब हेड एंड टेल आए या टेल एंड हेड आए, हेड आए और टेल आए, या फिर टेल आए और हेड आए। तो क्या क्या होगा देखो, पहली बार थ्रो किए, मान लो टॉस किए सॉरी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिंगल कॉइन है तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सिक्का खोटा तो है नहीं सोले पिक्चर का। तो पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और दूसरी बार टेल आना ही चाहिए तो उसकी भी 1/2, और मतलब प्लस टेल आए तो 1/2, हेड आए 1/2। तो जब सिंप्लीफाई करोगे 1/4 1/4 2/4, तो आंसर हो गया 1/2। एफ में देखो कैसे लिखेंगे, एफ में क्या क्या है, एफ कब कब होगा, मतलब एटलीस्ट वन हेड्स कब आएंगे, या तो हेड आए एंड हेड आए, या फिर हेड आए एंड टेल आए, या फिर टेल आए एंड हेड आए। तो इन सब में 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4। एक कंडीशन होती है तभी ये लगा सकते हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच तभी लगता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेपरेट एलिमेंट्स वो इक्वली लाइकली हो, तब क्या वो इक्वली लाइकली हो तभी ये लगता है। आगे ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां पे ये एक्सियोमेटिक अप्रोच फेल करेगा, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो अब इस पे वापस आ जाओ। अगर E इंटरसेक्शन F ये सेट बनाना है, क्या क्या इसमें एलिमेंट होंगे, HT और TH, ये दोनों दोनों में है, HT और TH। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितना होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये कितना हो गया, 2/4। तो चलो निकालते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे एक्सपैंड हो रहा है, E इंटरसेक्शन F, तो इसके लिए होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय F का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये बन जाएगा 2/4 डिवाइडेड बाय F का क्या होगा 3/4, 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2/3। ये होता है फॉर्मूला E अपॉन F निकालने का। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, E अपॉन F का मतलब क्या होता है, इसमें इवेंट E की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है जहां पे F इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, F इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें अगर F अपॉन E निकाला जाए, देखो क्या फॉर्मूला होगा, P ऑफ E, ठीक है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला 2/4। E का फॉर्मूला क्या होगा, E का कितना होगा प्रोबेबिलिटी 1/2 यहां से, और ये वाला यहां से, तो ये कितना आएगा कट के, ये हो गया 1, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है E अपॉन F का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of event E given that event F has already been occurred। ये होता है E अपॉन F का मतलब।
इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां पे एफ ऑलरेडी हो चुका है। समझ आई बात? सर एक बार स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसको ध्यान में रख के ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लाइक एफ की प्रोबेबिलिटी 1 है, तब तुम नहीं ई की नहीं बताओ, नहीं, F की वन लाइक नहीं है, एफ होगा ही होगा। एफ भी सैंपल स्पेस में से कुछ है, एफ भी सैंपल स्पेस में से अच्छा कुछ है। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी हो सकता है, नहीं, वन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब तब तो फिर अगर एफ अकर हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना, किसकी? बिकॉज वो एफ? हो गया। एफ की? हाँ केवल एफ की? हाँ केवल एफ किया मैं, नहीं, क्यों वन क्यों होगा? क्योंकि वो हो चुका है ना इवेंट, मतलब श्योरिटी है वो हो गया। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एफ हो चुका है तो जरूरी थोड़ा ना सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट ले लेगा वो। प्रोबेबिलिटी वन अच्छा कब होगी? एफ की प्रोबेबिलिटी वन कब होगी? जब उसमें 4 एलिमेंट्स हो जाएं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 हो। तो एफ तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स मतलब लेगा वो। समझ रहे हो? तो ये वन तभी होगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एफ की वन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन इधर लिखते हैं छोटे से में। ब्लू में, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ E and F are two events, E and F are two events associated with the sample space. सैंपल स्पेस S है। Then the conditional probability of event E, given that event F has occurred, is denoted by P E upon F, एंड इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। और चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E इंटरसेक्शन F divided by number of elements in the sample space upon number of elements in event F upon number of elements in the sample space S। तो ये है फॉर्मूला, ओके। और ये स्टेटमेंट है, इसको कॉपी कर लो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स एनसीईआरटी के ही रहेंगे, ठीक है। तो करीब 4-5 एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1 में चलेंगे। कॉपी करके बताओ। कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लो इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लो। इधर ही हो जाएंगी, इधर नहीं होंगी। मैं ऊपर का स्पेस थोड़ा खाली करता हूँ। प्रॉपर्टीज भी इसके नीचे ही लिख लो, अच्छा रहेगा। देखो पहली प्रॉपर्टी,
ये बताओ क्या है सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी जहां पे एफ ऑलरेडी हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, गेस कर सकते हो? सर 1। बिल्कुल। मान लो यही सिचुएशन ले लो, एफ को टॉस कर दिया है, मतलब एफ इवेंट हो चुका है, और मैं पूछता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ सैंपल स्पेस में से कोई भी मेंबर आ जाए, मतलब टॉस करने पे कुछ भी आ जाए, कुछ भी तो आएगा ही आएगा, उसको कोई मतलब ही हाँ आ नहीं जाए। हुआ है चाहे नहीं हुआ है। जैसे मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला एक कॉइन को एक बार टॉस कर दिया, सिर्फ एक बार टॉस किया, कुछ भी आ जाए, मतलब सिक्का ऊपर भगवान के पास ना चला जाए, जमीन पे आएगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, हेड या टेल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैंने ये नहीं बोला है कि हेड हो या टेल हो, कुछ नहीं बोला है, एक सिक्का टॉस करके नीचे गिरा दिया और कुछ ना कुछ आ जाए, बस इतना बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो वही बात है, सैंपल स्पेस का कोई भी मेंबर आउटकम हो जाए, कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। या फिर अगर इवेंट एफ के साथ एफ निकालेंगे तो भी 1 ही होगा। नंबर 2, अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन एफ कैसे है ये समझ लो पहले। ये ऐसे है, ए यूनियन बी इस पूरे के साथ एफ का डिवीजन है, तो ये फॉर्मूला होगा, पहले तो ए यूनियन बी पढ़े होगे, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ देख लो, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट वाले से आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वही फॉर्मेट है। तो अब ए यूनियन बी का एफ के साथ डिवीजन है, तो ये होता है फॉर्मूला पी ए अपॉन एफ पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, अच्छा इसी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बता देते हैं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा ये। सो उस केस में ए यूनियन बी divided by f, it will be p a upon f plus p b upon f। और थर्ड फॉर्मूला, ये समझ आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? ये सर। प्रोबेबिलिटी e डैश अपॉन f 1 माइनस e अपॉन f, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी लिख लो। अब चलो एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए, फेमिलियर हो जाए थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है? मैं टाइप करूंगा, ये ना लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज, मेरे साथ साथ लिखो, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, मैं बहुत दिनों बाद टाइप कर रहा हूं तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना, both the children are boys given that at least one of them is a boy। ये है
इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? दो इवेंट है, एक ई है एक एफ है, दोनों को डिफाइन करते हैं। पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में बॉय और बॉय ऐसा हो सकता है, बॉय एंड गर्ल, गर्ल एंड बॉय एंड गर्ल एंड गर्ल, यही 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। सैंपल स्पेस में यही 4 आउटकम होंगे। किसी भी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो इन चारों में से कोई एक होगा उसके पास, या तो दोनों लड़के होंगे, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, और दोनों लड़की, ऐसा हो सकता है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जिसको पहले लिखा है वो मान लो बड़ा है, तो B1 B2 कर लेते हैं। B1 B2 मतलब 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा लड़का है, दूसरा बच्चा भी लड़का है, और B1 जो है वो बड़ा है, ताकि बॉय गर्ल गर्ल बॉय तुम एक ना समझ लो कि एक लड़का है एक लड़की है, या एक लड़की है एक लड़का है, दोनों सेम मत समझ लेना। पहला बच्चा ऑब्वियसली बड़ा होगा, दूसरा बच्चा छोटा है, तो ऐसी चीज है। पहले में लड़का बड़ा है और लड़की छोटी है, और जो जी और बी है उसमें लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। ये बात है, ये वही बात है जहां पे हेड और टेल और हेड दोनों सेम नहीं होते। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखो, अब हम बनाते हैं इवेंट ई। इवेंट ई में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज हो तो क्या होगा? ऐसी फैमिली एक ही मतलब एक ही टाइप की होगी ना, बॉयज एंड बॉयज वाली। 1/2। रुक जाओ, निकालने तो पहले। दूसरा है एटलीस्ट वन ऑफ देम, इट इज बीन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो बॉय एटलीस्ट कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो बी एंड जी, जी एंड बी। बोलो ये वाला कौन सा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा? बी एंड बी एक ही मेंबर। तो ये जो पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट, मतलब अपॉन एफ। तो ये ई अपॉन एफ पूछा गया ना, ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है जहां पे एफ ऑलरेडी हो चुका है, इट इज गिवन दैट मतलब वो हो चुका है ऑलरेडी। तो फॉर्मूला होगा ई अपॉन एफ का पी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो कितना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 1/4, सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट थे, डिवाइडेड बाई एफ। एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 3/4 कितना हो गया? Sir, 1/3. 1/3 आंसर। बोलो अभी क्लियर? यस सर। और आंसर 1/2 क्यों आ रहा था? पता नहीं। नेक्स्ट देखो, अभी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बहुत सारे आज। क्वेश्चन 2 देखो, इन अ स्कूल देयर आर 1000 चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स लिखो ज्यादा अच्छा है। स्कूल में 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 क्या है? लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट out of these 430 girls 10%
of the girls are studying in क्लास 12th। इसमें से कितने, इन 430 में से 10% लड़कियां कहां कब पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में, 12th में पढ़ती हैं। ओके, अब क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट selected randomly is studying in 12th and is a girl। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, लिख लो पहले इसको। करें सॉल्व। यस सर। देखो 1000 बच्चे हैं टोटल, समझो अच्छे से, 1000 बच्चे हैं जिसमें से 430 गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 570 है ना, 570 बॉयज होंगे। फिर अब इन 430 गर्ल्स में से 10% क्या है, 12th में पढ़ती है, मतलब 43 गर्ल्स क्लास 12th में पढ़ते हैं, बाकी 43 इंटू 9 किसी और क्लास में पढ़ती होगी, 1 से 12 है ना, 1 से 11 तक पढ़ती होगी लोग, कुछ लड़के भी होंगे जो 12th में पढ़ते होंगे। अब क्या पूछा गया है, तो इवेंट पहले हम बना लेते हैं, मान लिया ई में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडमली स्टडीइंग इन क्लास 12th। तो अ स्टूडेंट इज इन क्लास 12th। ओके, एंड एफ दूसरा इवेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। दो इवेंट बना लिया हमने। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज selected randomly, sorry, what is the probability that a student selected randomly studying in class 12th and the selected student is a girl। एंड इसके बाद ऊपर थोड़ा सा छूट गया, रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है इस लैंग्वेज में, ये एडिट होगा कि नहीं होगा, रुको मैं देखता हूँ, हो जाएगा सर वैसे समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। नहीं यस सर। लैंग्वेज का फर्क हो जाएगा, रुक जाओ, अगर हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो सही से लैंग्वेज, ये एडिट नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा कट करके इसको चेंज करता हूँ। What is the probability that student selected randomly studying in class 12th and it is given that the selected student is a girl। देखो दोनों में फर्क है, इसमें क्या हो रहा है, 12th में पढ़ता है और लड़की है, दोनों अलग अलग बातें हैं। और दूसरी बात क्या है, 12th में पढ़ता है और ये गिवन है कि जिसको सेलेक्ट किया वो लड़की ही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देगी किसी और तरीके में। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है जो मैंने अभी लिखी है। अब देखो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 12th में पढ़ता है वो बच्चा और एफ में वो गर्ल होनी चाहिए, तो चलो कैसे करेंगे, E अपॉन एफ, क्योंकि जिस बच्चे को चुन रहे हैं वो ऑलरेडी लड़की है, अब वो 12th में पढ़ती है, बस इसकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है ना। तो जिस बच्चे को चुना है हमने वो 12th में पढ़े और वो लड़की हो, ठीक है, तो चलो E इंटरसेक्शन F
पहले फॉर्मूला लिखें, उसके बाद सोचेंगे। डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। चलो ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई जो बच्चा हमने चुना है वो क्लास 12th में होना चाहिए और वो लड़की भी होना चाहिए। तो जरा यहाँ डेटा को सही से ऑब्जर्व करो। 430 गर्ल्स में से 43 ही ऐसे हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं। तो 43 अपॉन, अब चुना हुआ बच्चा तो कुछ भी हो सकता है 1000 में से, डिवाइडेड बाई एफ, सिलेक्टेड बच्चा गर्ल हो तो गर्ल कितने हैं 430, और ये भी 1000 में से कुछ भी हो सकते हैं। 1000 कैंसिल, ये हो गया 43 अपॉन 430, कितना आ गया 1/10। क्या ये क्लियर है? बोलो। यस सर। कॉपी कर लो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा अब ना मैं करने को देता हूं, थोड़ा सा माइंड तुम भी चलाओ। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ जगह छोड़ छोड़ के। अ डाई इज थ्रोन, मेरे साथ साथ लिखो। तीन बार थ्रो किया उसको, ठीक है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज, ऐसे डिफाइन किया इवेंट ए और बी को। इवेंट ए ऐसे डिफाइन हुआ है, कैसे? 4 ऑन द थर्ड थ्रो। देखो एक बात ध्यान रखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही लगेगा। प्रोबेबिलिटी बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, बिना बाइनोमियल के थोड़ा मुश्किल है। 4 ऑन द सेकेंड थ्रो, सॉरी 4 ऑन द थर्ड थ्रो। इवेंट बी भी डिफाइंड है। 6 on the first and 5 on the second throw. 6 on the first and 5 on the second throw. Find the probability of event A given that B has already occurred. B already occur हो चुका है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा क्या तुमसे? सर करते हैं ट्राई अभी। ट्राई करो, ट्राई करो, चलो बहुत बढ़िया, ट्राई करो। मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। Coin is tossed if it shows head. If it shows head, toss it again. If it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event greater than 4.
तो ये 2 क्वेश्चन है। करके देखो जरा, हो जाए तो। पहले थर्ड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, 3 बार थ्रो किया है, कितने आउटकम होंगे टोटल? देखो पहली बार जब थ्रो करेंगे तो 1 से 6 में कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो बॉक्स, मान लो ये पहला बॉक्स है, उसको फिल करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके पास 6 वेज हैं पहला बॉक्स फिल करने का, 6 वेज। दूसरे बॉक्स में भी 6 वेज, तीसरे में भी 6 वेज, तो 216 वेज होंगे टोटल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो गया? 216। सारे लिखना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। सैंपल स्पेस समझ आया? बोलो। यस सर। अब जो इवेंट ए है और बी है वो देखते हैं लिख पाना पॉसिबल है कि नहीं है। पहले बी लिखते हैं, छोटा सा है बी। 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो बी के बारे में सोचो, ये तो सैंपल स्पेस था। बी के बारे में सोचो। बी पे क्या है? फर्स्ट पे 6 फिक्स कर दिया है, सेकंड पे कुछ नहीं बताया, नहीं सेकंड पे बता दिया है 5, तीसरे वाले पे कुछ नहीं बताया है। तो इसका एक वे हो गया क्योंकि उस पे 6 फिक्स है, इस पे भी एक वे है इसको फिल करने का। इसको फिल करने के 6 वेज हैं, 6 वेज हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6 इंटू 1 इंटू 1, मतलब बी के लिए 6 एलिमेंट्स होंगे। बी में कौन कौन से देखो 6 5 1 ये हो सकता है, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। बी में यही होंगे 6। ए की बात करें जरा, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। ए को देखो जरा, थर्ड पे 4 आना चाहिए, मतलब एक वे है इसको फिल करने के लिए। इसको फिल करने के 6 वेज, इसको फिल करने के 6 वेज, 36 आउटकम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं ए में, वो कितने होंगे? 6 इंटू 6 इंटू 1। सारे डेफिनेटली नहीं लिख सकते, 36 हो गए। यहां तक की बात क्लियर? यहां यस तक? यस सर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये निकालना पॉसिबल है तो वो निकालेंगे, नहीं तो एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल ही लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सोचो। देखो बी में क्या है और ए में क्या है उसको गौर करो। ए में इसने बोल दिया कि थर्ड थ्रो पे 4 फिक्स है, पक्का है, और पहले दोनों पे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले पे 4 पक्का है, ए की बात है ये। तो बी का वही होगा जिसमें थर्ड पे 4 होगा। तो एक ये एलिमेंट मिल गया, यही एक एलिमेंट होगा जो बी और ए दोनों में होगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि बी में तो 6 एलिमेंट्स हैं और इसको छोड़ के बाकी किसी में थर्ड थ्रो पे 4 नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट होगा। निकालो फॉर्मूला। ए बी हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी में 1 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 216, तो 1 अपॉन 216 डिवाइडेड बाई बी में कितने एलिमेंट? 6, तो 6 अपॉन 216 ये कितना हो गया? 1 अपॉन 216 इंटू 216 अपॉन 6, आंसर हो गया 1/6। थर्ड का आंसर 1/6। आई होप ये क्लियर है। यस सर क्लियर है। ओके कॉपी कर लो इसको। फोर्थ ट्राई किए या अभी सोचा नहीं है? थर्ड पे ही सोचते नहीं रहे? सर अभी 4 ट्राई करना। ठीक है, तो एक काम करो, थर्ड कॉपी कर लो और फोर्थ के बारे में सोचो। परेशानी होगी तो मैं इसको भी करवा दूंगा, डोंट वरी। करो पहले, समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें परेशान कर सकता है बट सिंपल है, मेरी बात बस सुनना है। देखो
सबसे पहले ना इसमें एक ट्री बनाते हैं। ट्री में क्या करते हैं हम लोग, जो जो आउटकम्स बनते हैं उसको लेके एक ट्री बनाते हैं। क्वेश्चन समझो पहले। कॉइन इज टॉस्ड। हाँ ऐसे किया मैंने भी। कॉइन जब टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, हेड्स होगा या टेल्स होगा? तो यहां से देखो, कॉइन को टॉस किया तो हेड्स या फिर टेल। हेड्स टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है तो फिर से टॉस करो। चलो हेड आ गया, फिर से टॉस किया, तो अब हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? और इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है तो नीचे आओ, डाई को थ्रो करो। तो डाई को जब थ्रो करोगे तो क्या क्या मिलेगा? 6 आउटकम मिल जाएंगे। बढ़िया। 1 2 3 4 5 और 6 यही मिलेंगे। जरा लिखो, Yes. सैंपल स्पेस लिखो इसका। सैंपल स्पेस में पहले थ्रो किया, हेड मिला, दूसरे बार भी हेड मिल गया, फिर थ्रो किया, हेड मिला और टेल मिल गया। पहले बार में ही मान लो टेल आ गया तो डाई को थ्रो किया, फिर T2 T3 T4 T5 और T6, ये हो गया सैंपल स्पेस। इतना लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे? ये सर इतना आ गया था समझ में। दो इवेंट डिफाइन करते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ई होता है ना, और जो हो चुका है वो एफ होता है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कौन से इवेंट की निकालनी है? डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4। डाई सोज अ नंबर greater than 4. Okay, and f, it is given that at least one tail, there is at least one tail, at least one tail हमारा f हो गया। F की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही, E की 2/6 मतलब 1/3। f की 1/2। अरे श्योर? हाँ एक टेल है ना। अच्छा चलो देखो हम यहाँ, उसको भी काउंट करेंगे क्या, जो हेड करके आया फिर दोबारा जो कॉइन टॉस किया उसमें भी टेल आया, उसको भी काउंट करेंगे? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो अब जरा इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। बहुत सारी चीजें करनी है इसके अंदर, देखो एक एक करके। सबसे पहले तो फॉर्मूला बना ले हम लोग। पहले ये एग्री करो, ई अपॉन एफ यही तो निकालना है। तो फॉर्मूला होगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। ओके, अब एफ में क्या क्या होंगे और ई में क्या क्या होंगे? देखो ई में डाई सोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो T5 और T6 यही दोनों होंगे। एफ में क्या क्या होगा? एफ में होगा, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए। तो HT T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ई और एफ क्लियर? अब जरा इधर ही कहीं पे हम लोग E इंटरसेक्शन F भी निकाल लें, तो T5 और T6 यही दोनों होंगे। चलो E इंटरसेक्शन F का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बताओ। टू अपॉन एट। E इंटरसेक्शन F में दो एलिमेंट्स, टोटल 8 एलिमेंट्स, तो 2/8 हो जाएगा। हाँ यस सर वो तो सही है। हाँ 2.8 होगा, 1/4 हो जाएगा। अंजलि 2/8 हो जाएगा। सर इसको दो अलग अलग इवेंट्स की तरह, अच्छा मैं दो अलग अलग इवेंट्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ ना। मैं पहले सोच रहा हूँ कि कॉइन वाला सीन हो गया, उसके बाद डाइस की अलग से प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। अच्छा, तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, इसको 2/8 1/4 1/4 लिख देते हैं। अंजलि। हाँ हाँ यस सर। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सुनो क्यों नहीं लिखेंगे। ये मैंने बताया है कि जितने हैं काउंट करके अपॉन नंबर ऑफ आउटकम, ये तभी वैलिड है जब सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली हो। सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तब है ये। जैसे मान लिया ई में हेड हेड हो, हेड टेल हो, टेल हेड हो और टेल टेल हो। अब मैं पूछता हूं
हेड और हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड की क्या होती है 1/2, टेल इस हेड की क्या होती है 1/2, तो ये 1/4 ऐसे आता है। अभी ऐसे नहीं आएगा। अभी क्या है देखो, टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2 क्योंकि कॉइन के टॉसिंग से मिलेगा ये, और 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, डाइस के थ्रो करने से, डाई को थ्रो करने से मिलेगा ये। क्या मेरी बात क्लियर है? टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और डाई के थ्रो करने से 5 मिला है, तो इसकी 1/6 है, इसकी 1/12, इसकी 1/12, दोनों का मिला के 2/12, 1/6 होगा ई इंटरसेक्शन एफ का। यहीं पे गलती होती है। ओके, समझ आया कि बस ऐसे ही बोल रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ, नहीं, ये तो समझ आ गया कि क्यों 2/8 नहीं लिखा हमने, 1/6 कहाँ से आया। हमने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब एंड और वाली, उसको यूज करके हमने किया। यहाँ पे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही हमको सेव कर रहा है। आंखों देखे पे विश्वास करेंगे तो फेल हो जाएगा ये, क्योंकि 2 आउटकम है इसमें, 8 आउटकम है, 2/8 कर लेंगे 1/4 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही हमको यहाँ पे बचा रहा है। पी टेल है, देखो मैं लिखता हूं ऐसे करके लिखता हूं, देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये समझो ई इंटरसेक्शन एफ में t,5 है, तो प्रोबेबिलिटी टेल एंड 5, और है फिर ओ आर टेल एंड 6 डिवाइडेड बाई एफ का भी निकालेंगे, तो एफ में इतने सारे हैं तो पी और एफ लिख देते हैं अभी पहले। अब देखो प्रोबेबिलिटी टेल की कितनी है 1/2, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन 5, डाई में तो 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, प्लस टेल की फिर से 1/2 इनटू 6 की भी 1/6, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 सारे इक्वली लाइकली हैं, ये भी 1/6 डिवाइडेड बाई एफ का। देखो ऐसे ही निकालो जरा एफ का कितना होगा, तो इन सब का देखो कितना होगा, हेड और टेल इसका कितना होगा 1/2, हेड और टेल, तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 सॉरी, इस वाले इवेंट का 1/4, इस वाले का कितना होगा, तो 1/2 इंटू 1/6, इसका भी 1/12। तो यहां से लेकर यहां तक कितने हैं ये 336 है, तो प्लस 6 इंटू 1/6। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आंसर है हमारा। एक एक वर्ड, एक एक स्टेप क्लियर है इसमें। सर 1/6 इंटू 1/12 नहीं होगा? 1/2 भी होगा, नो डाउट, नो डाउट 1/2 इंटू 1/6 भी होगा। यहाँ पे और अच्छे से लिख सकते हो चाहो तो, यहां से लेकर यहां तक में हर एक जो सेपरेट आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/6, और इसको हमने कर लिया 6 से मल्टीप्लाई। बोलो 6 क्लियर? से मल्टीप्लाई। यस सर। वेरी गुड। तो देखो कितना हो गया ऊपर 1/12, 1/12, 2/12, यानी 1/6 ऊपर लिख देंगे, 1/6। 1/4 प्लस 1/2, 6 से 6 कट लिया, तो ये हो गया 1/6। देखो 2 ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 4 कितना हो गया 6/12, नहीं 6/8, कितना आ गया 1/6 इंटू 8/6, करो कैंसिल। 8/36 कर लो, कैंसिल कर लो 4 से। हाँ इसको अच्छा चलो, 2 से कैंसिल किया 4 टाइम, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम, 2 से कैंसिल किया 2 से टाइम, 2 से मतलब 2/9 कैंसिल, 2/9। तो ये आंसर है 2/9। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से करना। ओके अब लिख लो इसको। सर ये अब देखो जरा ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस टाइप के हैं, फिर उन पे बात होगी। 1 मिनट का टाइम देना। 13.1 में पहला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, करना सारा है ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 तक तो एटलीस्ट फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, और कोई नया फॉर्मूला मुझे नहीं दिख रहा है ठीक है। एक ये फॉर्मूला दिख रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ए यूनियन बी का,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A P प्लस of A plus P of P plus P intersection B, A intersection B, probability of A intersection B. तो फोर्थ में, फिफ्थ में, इवन थर्ड में भी ये फॉर्मूला लग सकता है, लग रहा है वैसे। तो 1 to 5 तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत आसानी से कर लोगे। 6 में वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, जिस टाइप का E और F तुमको निकालना है, E अपॉन F निकालना है 6 to 9 में। तो 9 तक मैं बोल रहा हूँ सिंपल है, 9 तक कर लोगे। 10 से भी सिंपल है, 11 भी सिंपल है। 12 क्वेश्चन से तुमको थोड़ी थोड़ी परेशानी होनी शुरू होगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ये। अगर डेटा गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला हमारे पास है, तब तो बहुत आसान है। तो 11 तक बहुत आसान मानोगे। 12 से धीरे 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 क्वेश्चंस अपने लेवल पे आना शुरू होगा 15 तक, और फिर 16 17 बच्चों वाला है। तो पहली एक्सरसाइज में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो आज हम पहली एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे शाम की क्लास में, और उसके बाद हम फिर चलेंगे आगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस पे करेंगे, और फिर बेस थ्योरम आएगा धीरे धीरे करके। तो शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो ट्राई करना 13.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का, एटलीस्ट 1 to 5 तक तो कर ही लोगे, और नहीं तो मैं शाम को तो कराऊंगा एक बार। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं 13.1 को, सारे कर लेंगे एक ही दिन में।